नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल जारी है। जी हां, मिशन 2022 से पहले यूपी में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। कल राहुल गांधी की बेहद करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जितिन यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और साथ ही वो यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शामिल होने के बाद मुलाकात की। कमल थामते ही उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने दिल की आवाज सुनी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्य कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया पार्टी में। और साथ ही सीएम ने कहा कि जितिन के आने से यूपी में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। पीयूष गोयल जी, बुके लेके आपका स्वागत करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कल कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात किया है। जिस पार्टी ने उन्हें नेता बनाया, उनके पिता को नेता बनाया, उसकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। आपने जितिन जी को कभी सड़कों पर उतरते संघर्ष करते देखा है? क्या जनता की आवाज उठाते देखा है? मंत्री रहे, सांसद रहे, किसके देन? कांग्रेस पार्टी की देन। उनकी पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी है। उनको बंगाल का प्रभारी बनाया, उनकी पहचान दी, उनको नेता बनाया, उनके परिवार के लोगों को नेता बनाया। उनकी पहचान क्या थी? उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। तो अजय कुमार लल्लू समेत पूरे कांग्रेस का यही इस पर प्रतिक्रिया है कि आखिर उनकी पहचान क्या थी जितिन प्रसाद की। चलिए अब बीजेपी में शामिल हो गए। इधर यूपी में दल बदल की सियासत तेज है। जितिन प्रसाद के बाद अब कई और नेताओं के भी पाला बदलने की सुगबुगाहट है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पूर्व बीजेपी नेता शिवशंकर पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, कल ही शामिल हुए। यूपी में सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री रह चुके हैं शिवशंकर सिंह पटेल, जो समाजवादी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया है। शिवशंकर पटेल के साथ उनकी पत्नी कृष्णा पटेल भी एसपी में शामिल हुई हैं। ये हम आपको बता दें, शिवशंकर पटेल बीजेपी से निष्कासित चल रहे थे। पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। पार्टी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़वाया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीएसपी से निष्कासित राम अचल राजभर की। राम अचल राजभर भी नए विकल्प की तलाश में है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि मेरे ऊपर आधारहीन कार्रवाई की गई। पहली कोशिश रही है कि मैं बहन जी से हमारा पक्ष सुने, मेरी पहली कोशिश यही है। लेकिन अगर बहन जी हमारा पक्ष नहीं सुनती हैं तो समर्थकों से बात करके आगे के कदम के बारे में फैसला लिया जाएगा।
देखिए ऐसा है, अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और जब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं पूरे प्रदेश में घूमकर अपने लोगों के बीच में बैठकर, जिनका हमेशा हमें जन समर्थन मिला है, उनके बीच में बैठकर उनसे राय मशवरा करके तब हम कोई डिसीजन, कोई फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और इस साल में दल बदल का खेल आगे भी देखने को मिलता रहेगा। चलिए अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। आईएमए से जारी विवाद के बीच रामदेव ने बड़ा ऐलान किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि वो भी कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही वैक्सीन लगवाऊंगा। इस दौरान बाबा रामदेव ने लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है। बाबा रामदेव ने कहा कि दोनों डोज के साथ आयुर्वेद पर भी भरोसा करें। बाबा रामदेव जिन्होंने एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर कई गंभीर आरोप और कई जगहों पर तो मामले भी दर्ज हुए हैं। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। लोगों से भी अपील की उन्होंने, क्योंकि ये आरोप भी बाबा रामदेव पर लगे कि उनके बयान की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में भ्रम पैदा हुआ है वैक्सीन को लेकर। बाबा रामदेव ने भी उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की और खुद वैक्सीन लगाने की बात कही है। तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है, एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। महाराज जी, आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लेंगे। इधर केंद्र सरकार ने बाजार 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया। पिछले साल ये 1868 रुपए प्रति क्विंटल था। बाजरा जो कि 2020-21 में 2150 रुपए प्रति क्विंटल था, वो अब 2250 रुपए यानी कि 100 रुपए का इजाफा इसमें भी किया गया है प्रति क्विंटल। तोमर ने कहा कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। तोमर ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कृषि कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंता लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयत्न भारत सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर चल रहे हैं, वो प्रयत्न सफल होंगे और अगले बार हमारा रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और हम खरीद कर सकेंगे और जो आयात पर हमारी निर्भरता है, उस निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। और पीएम मोदी ने एमएसपी बढ़ाए जाने पर ट्वीट किया, अन्नदाताओं के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कई फसलों के एमएसपी में इजाफा होने से किसान भाई बहनों की आय बढ़ने के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। ये ट्वीट पीएम मोदी की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद। वहीं इस ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र सरकार पर आभार जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, किसानों के हित, संरक्षण व संवर्धन की भावना के साथ आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी जारी की। नवीन एमएसपी लागत मूल्य पर किसानों को 50% से 85% तक लाभ सुनिश्चित करने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एक महिला वकील के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि भीम आर्मी के ऑफिस में बैठकर किडनैपिंग का ये पूरा प्लान तैयार किया गया। मोहनलालगंज के भीम आर्मी ऑफिस का जिक्र सामने आया है। पुलिस को इलाके के कुछ लोगों की तलाश भी है, जिनके नाम है जितेंद्र,
कल्लू, रोहित, बबलू, जिनकी तलाश कर रही है पुलिस, ये सभी आरोपी भीम आर्मी से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल मोहनलालगंज से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। किडनैप की ये महिला हाईकोर्ट के वकील की पत्नी है, जो खुद भी पेशे से वकील है। महिला को पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से आजाद करा लिया। लखनऊ के 2 अलग अलग इलाकों में 2 हत्याओं के बाद सनसनी मच गई। खबर है कि मडियाओं और विभूतिखंड इलाके में 2 लड़कों की हत्या हुई। बताया जा रहा है कि मडियाओं इलाके में गुलाब यादव की आरोपी ने बांके से काटकर हत्या कर दी और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। जबकि विभूतिखंड इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोहिया अस्पताल के आवासीय परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर विभूतिखंड थाने में जाकर आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। ये दोनों ही मामले चौंकाने वाले हैं और चुनौती देने वाले हैं, और साथ ही ये बताने वाले भी हैं कि पुलिस का डर अपराधियों में बिल्कुल नहीं है। विभूतिखंड वाले मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर आरोपी ने ऐसा क्यों किया। हत्या के बाद खुद सरेंडर करने भी पहुंचा यहां। उधर यूपी में भू माफियाओं पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक तरफ मऊ में बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मऊ प्रशासन ने शासन के आदेश पर मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर प्रयागराज में अतीक के 2 गुर्गों माजिद और अकबर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसकी 5 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक अकबर अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य था और धूमनगंज थाना पुलिस ने अकबर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हाईवे पे एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने माँ राबिया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शनि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा, सभी प्रदेशवासियों को शनि जयंती की कोटि कोटि शुभकामनाएं। भगवान शनि की कृपा से समस्त जगत में सुख, शांति और सद्भाव का वास हो। सभी प्राणियों को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। यहाँ का रंग बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में डीएम ने 5 सदस्यीय टीम बनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। करीब 20 दिन पहले गंगा के पानी का रंग यहां पर बदल गया था, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, जिसके प्रभाव से उसका रंग कम हुआ। इन सबके बीच प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच कराई तो पता चला कि ये ग्रीन शैवाल की वजह से हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी उस वक्त ग्रीन शैवाल के कारण हरा रंग होने की बात कही, लेकिन बारिश रुकने के बाद जैसे ही धूप के साथ उमस बढ़ी तो एक बार फिर गंगा का पानी हरा दिखने लगा। इस बार इसका फैलाव पहले से ज्यादा है। इस पर डीएम ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है और जांच रिपोर्ट तलब की है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से फिर दोबारा ये यहाँ पे अलग अलग घाटों पे आ गए हैं, पीछे से बह के आ रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी विस्तृत कमेटी हम लोगों ने गठित की है, जिसमें प्रदूषण विभाग के लोग हैं, जल निगम के लोग हैं, प्रशासन पुलिस के लोगों को शामिल करते हुए उनको बताया गया है कि इसके उद्गम को लेके, सोर्स को लेके, कारण को लेके सारी चीज़ें मालूम करें। 3 दिन में पूरी फाइंडिंग दें, सैंपलिंग करें और साइंटिफिक तरीके से बताएं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, क्या इनका समाधान है। इधर मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई की बारिश का नज़ारा इन दिनों देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। नवी मुंबई हो, दादर हो, किंज सर्किल, अंधेरी या फिर सायन की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं जल जमाव की वजह से तो कहीं पर हाई टाइड का खतरा भी बताया जा रहा है। नवी मुंबई में ट्रक पानी के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है, जबकि दादर में लोगों की आवाजाही आप देख पा रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से लोग बाहर कम ही निकल रहे हैं।
अंधेरी में बारिश के कारण वाहनों की पहिए तक रुक गए, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई। किंच सर्किल एरिया की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लोग बारिश की वजह से मुश्किलों से कूद कर वाहनों को निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 5वीं तस्वीर सायन की है, जहां पर रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में आप हालात देख सकते हैं। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं, तो वहीं पर सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जो खतरे को और बढ़ा रहा है। जो तैयारी बीएमसी की ओर से की जानी चाहिए थी, उन तैयारियों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है।